हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन साइंस की। न्यूट्रिशन साइंस को हमने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। एक बार हमने थ्योरी की क्लासेस की थी, साथ ही साथ प्रैक्टिस किया था और दूसरी बार हमने सिर्फ प्रैक्टिस के ही माध्यम से अपने पूरे के पूरे न्यूट्रिशन साइंस को कवर अप करने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर आपकी 27 क्लास हुई है प्रैक्टिस सेट की। तो उम्मीद है कि आपने वो सारी क्लासेस ली होंगी। अगर नहीं ली हैं तो जाकर एक बार चैनल पर देखें, आपके लिए प्लेलिस्ट बनी है न्यूट्रिशन साइंस प्रैक्टिस सेट 2025 के नाम से। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं या आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। यानी कि टेक्सटाइल के थ्योरी की क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, 50 प्लस क्लासेस हैं आपकी। अगर अभी तक आपने थ्योरी की क्लासेस नहीं ली हैं तो एक बार जाकर ज़रूर लें। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, आज तो आपकी इंट्रो क्लास होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। वैसे आपकी जब थ्योरी की क्लास हुई थी तो हमने एक बार वहाँ पर डिस्कस किया था, बट अब हम फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। भले ही हम प्रैक्टिस सेट करेंगे बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम एक बार देख तो लें कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। आप में से कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे जिन्होंने टेक्सटाइल की थ्योरी की क्लासेस ली होंगी। तो अगर जिन्होंने नहीं ली है तो एक बार ज़रूर जाकर लें। आपको पता है कि जब हम अपने होम साइंस की बात करते हैं, टीजीटी पीजीटी की बात करें या फिर आपके होम साइंस जितना भी है, उसमें आपको मुख्य तौर पर 5 ब्रांचेस को पढ़ना होता है। कौन-कौन सा? एक तो आपने अभी हाल-फिलहाल में खत्म किया था थ्योरी की क्लासेस लेकर, जो कि था आपका होम मैनेजमेंट। दूसरा आपने न्यूट्रिशन साइंस देखा, तीसरा हम देख रहे हैं टेक्सटाइल को। देन आपका 2 बचता है, क्या? एक तो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन बनता है और एक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। ये हमारे 5 प्रमुख शाखाएँ होती हैं गृह विज्ञान की, जिसमें से अगर बात की जाए तो जो हमारा होम मैनेजमेंट है और जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये इनके कंपैरिजन में यानी कि न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल और चाइल्ड डेवलपमेंट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये छोटे हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकल कर आते हैं। इसमें आपको ज़्यादा याद करना होता है चीज़ों को, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इनकी आप अभी तक जो थ्योरी की क्लासेस हुई हैं एक बार ज़रूर लीजिएगा और प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने टेक्सटाइल को। यानी कि अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग यानी कि वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के बारे में आज से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अपने इस टेक्सटाइल के ब्रांच में पढ़ना क्या-क्या है। सबसे पहले जब आप टेक्सटाइल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप पढ़ते हैं वस्त्र विज्ञान का महत्व। वस्त्र विज्ञान का महत्व, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? वस्त्रों की शुरुआत कैसे हुई? क्या कारण थे वस्त्रों के शुरुआत के? वस्त्रों के सिद्धांत क्या हैं? हम वस्त्रों को क्यों उपयोग करते हैं? मतलब वस्त्रों का महत्व क्या है? वस्त्रों का इतिहास क्या है? इन सब के बारे में हम इसमें बात करते हैं, जिसमें आप बात करते हैं कि जैसे जब हमने पहले वस्त्रों को पहनना स्टार्ट किया था, तो हमने क्यों किया था? हमारा जो पर्पस था कपड़ों को पहनने का, वो ये था कि हम जो है अपनी सुरक्षा करना चाहते थे। अब चाहे वो मौसम से सुरक्षा हो या फिर जंगली जंतुओं से सुरक्षा हो, तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता था सुरक्षा का। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से कपड़ों को पहनते थे। फिर धीरे-धीरे हमने हमारी जो कपड़े की आवश्यकता है वो धीरे-धीरे बढ़ती गई। हम अपनी मान, प्रतिष्ठा समाज में दिखावे के लिए, इन सब के लिए धीरे-धीरे हम इसका उपयोग करने लगे। इसके कुछ सिद्धांत भी आते हैं जिसमें आप लज्जाशीलता का सिद्धांत पढ़ते हैं, सुरक्षा का सिद्धांत पढ़ते हैं। आप इसमें मुख्य तौर पर 4 सिद्धांतों के बारे में ज़िक्र करते हैं।
वैसे हमने पहली क्लास जो डिस्कस की थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, यानी कि जो आपका वस्त्र विज्ञान का इतिहास है हम उसके बारे में वहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो आता है रेशे के गुण। यानी कि जो हमारे रेशे होते हैं, रेशे आप कई प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे अगर आपने क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा, हम पढ़ते हैं ऊन के बारे में, रेशम के बारे में, कपास के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये हमारे कुछ प्रमुख, जैसे कपास हो गया, लिनन हो गया, आपका रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये हमारे कुछ मुख्य रेशे होते हैं। साथ ही साथ कुछ हमारे और भी रेशे होते हैं, आप अभी आगे देखेंगे कि कौन-कौन से रेशे हैं, तो हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके कुछ गुण होते हैं, जैसे जैसे जब हम रेशे पढ़ते हैं, तो उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या-क्या आता है? तो भौतिक गुण में आपका आता है कि रेशे की लंबाई कितनी होती है, इसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, इसकी प्रतिस्कंदता क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी संरचना क्या होती है, इसको छूने पर ये कैसा दिखता है, इसकी आंतरिक सज्जा कैसी है, बाह्य सज्जा क्या है। रासायनिक में हम बात करते हैं, तो रासायनिक में वस्त्र जो होते हैं आपके, इन पे अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी में आप जैसे ब्लीचिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारे वस्त्रों की कुछ गुण होते हैं, विशेषताएँ होती हैं, ठीक? जो कि हम हर रेशे का पढ़ते हैं। जैसे जब हम कपास की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कपास के बारे में पढ़ते हैं। कपास की फिर विशेषताएँ पढ़ते हैं, यानी कि कपास के गुण। गुण में ही आपका कपास का संगठन आता है, भौतिक संरचना होती है, जो कि हम फिर रासायनिक संरचना के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया आपके रेशों के गुण के बारे में। जब हम रेशों का गुण देख लेते हैं, तब हम बात करते हैं रेशों के परीक्षण पर। रेशों का परीक्षण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, हमने ये डिस्कस भी कर रखा है, और लास्ट के जो आपके 50 के बाद जो क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने ये सारी चीज़ें आई थिंक डिस्कस किया है। बट आप देखेंगे एक बार तो आपको थंबनेल में सब कुछ अलग-अलग दिख जाएगा कि किस क्लास में कौन-सी चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं जब हम रेशों के परीक्षण की, तो रेशों के परीक्षण में हम क्या करते हैं? जैसे कि हमारे रेशे का बाह्य आकृति क्या है, हमारे रेशे की लंबाई क्या है, हमारे रेशे की कह सकते हैं छूने पर वो कैसा है, जब हम रेशे को तोड़ते हैं तो कैसा दिखाई देता है, हमारे किन रेशों में सिलवट पड़ता है, हमारे रेशों की दहन जो परीक्षण है, दहन यानी कि जलाकर हम परीक्षण करते हैं। साथ ही साथ हम रेशों को तोड़कर परीक्षण करते हैं। अभिमंजन आपने पढ़ा है, स्याही परीक्षण करते हैं, यानी कि हमारा जो कपड़ा होता है उस पर हम इंक गिराकर परीक्षण करते हैं, हम वहाँ पर तेल गिराकर परीक्षण करते हैं, हम नमी परीक्षण करते हैं, हम वस्त्रों को फाड़ कर परीक्षण करते हैं, हम वस्त्रों को उसके कुछ सूक्ष्मदर्शी संरचना से देखते हैं कि क्या गुण हैं, साथ ही साथ हम रासायनिक परीक्षण भी करते हैं। तो ये हमारे कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं रेशों के। जब हम रेशों का परीक्षण करते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं रेशों का वर्गीकरण। हालाँकि हम आपको पहले ही बता दें कि जब हमारी स्टार्ट होती है क्लास, तो सबसे पहले हम रेशों के वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले हम पढ़ते हैं रेशों के इतिहास के बारे में, यानी कि वस्त्र के इतिहास के बारे में। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो रेशों के वर्गीकरण से स्टार्ट होता है। देन इसी के साथ-साथ हम रेशों के गुण पढ़ते हैं, रेशों का परीक्षण पढ़ते हैं। बट जो हम स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं रेशों के वर्गीकरण से। अब ये रेशों का वर्गीकरण, ये आपका कोई छोटा-सा वर्गीकरण नहीं है। ये हम कई आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। एक एक जैसे सबसे पहले हम करते हैं, अगर हम बात करें, एक होता है आपका दीर्घ दीर्घ तंतु होता है या दीर्घकार तंतु होता है, एक होता है आपका लघु तंतु। तो हम सबसे पहले दीर्घ और लघु के बारे में बात करते हैं। इसमें फिर देखते हैं कि रेशों के प्रकार क्या हैं। रेशों के प्रकार में मतलब एक आपका होता है प्राकृतिक,
और दूसरा आपका होता है कृत्रिम। हालाँकि ये वर्गीकरण अभी हम फिर से देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं प्राकृतिक, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक में आपका वनस्पति होता है, दूसरा प्राणिज होता है और तीसरा आपका खनिज होता है। फिर हम बात करते हैं जब कृत्रिम की, तो कृत्रिम में कुछ आपके मानव निर्मित रेशाएँ आ जाते हैं और कुछ आपके रासायनिक रेशे आ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन इस रेशे के वर्गीकरण से बनते हैं और आपको गलत करवाने के लिए बहुत आसानी से आप गलत कर जाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला था कि हमारे वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा क्या है? तो हमने वहाँ पर रेशम और लिनन दोनों को रखा था और 2 ऑप्शन कोई और रखे थे। बट आप में से काफ़ी लोगों ने, आई थिंक कि 29% लोगों ने ही वोट किया था क्या, कि लिनन के बारे में। बाकी सबका जो आंसर गया था वो रेशम पे गया था। हालाँकि दोनों ऑप्शन पे भी कुछ-कुछ गए थे, बट जो आपकी मेजॉरिटी थी वो रेशम पर थी। क्या आप हमें ये बता सकते हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी आपको समझ नहीं आया कि वानस्पतिक रेशा कौन-सा है और कौन-सा आपका जांतव रेशा है? हमने जब यहाँ पर बात की थी प्राकृतिक में आपके वानस्पतिक जगत की, तो आपने रेशम कैसे लगाया? इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि रेशम जो है आपका वो जांतव जगत का है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, पता है आपको, बट आपने क्या किया? आपने बस ऐसे ही आपने ये देखा कि प्राकृतिक जगत में सॉरी, आपने ये देखा कि वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा। तो वानस्पतिक में आपके दिमाग में आ गया क्या? तुरंत आपके दिमाग में आया कि यहाँ पर बात हो रही है रेशम की। बट आपने ये नहीं देखा कि वहाँ पर जांतव रेशा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वानस्पतिक रेशा था। अगर वहीं पर क्वेश्चन हम ये देते कि प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा, फिर तो आप रेशम लगाते। लेकिन जब हमने वहाँ पर आपको मेंशन किया कि हमें वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा बताइए, तब आपको बताना चाहिए था लिनन। आपने जब क्वेश्चन टिक किया, आपका आंसर गलत हुआ, तब आपका दिमाग क्लिक किया होगा कि अरे! यहाँ तो वानस्पतिक पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपके भले ही छोटे हों, लेकिन उन्हें ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक? चलिए, ये तो रही हमारे रेशों के वर्गीकरण की बात। अब जब हम इन चारों टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद जब ये रेशों का वर्गीकरण जो होता है, तो इसमें आपके 1 रेशे 2 रेशे नहीं पढ़े जाते हैं। इसमें कई रेशे पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आ जाते हैं सबसे पहले, वैसे हम स्टार्ट करते हैं कपास से ही। कपास, आपको पता है कि ये क्या है? जैसे जूट को हम सोना कहते हैं, सुवर्ण रेशा कहते हैं। आप हमें बताएँगे कि कपास को हम और कौन-सा रेशा कहते हैं? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम कपास के बारे में पढ़ते हैं, कपास की संरचना पढ़ते हैं, कपास की खेती कैसे होती है, कपास का जन्मदाता कौन-सा है? ये बात ध्यान रखना है, जो कि हमारा भारत ही है। इसके इम्पोर्टेंट सबसे, ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो जाती है, पूछा जाता है इसकी प्रोसेस क्या है? यानी कि कपास बनाने की प्रक्रिया क्या है? जब हम कपास बनाने की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, देन हम देखते हैं इसकी भौतिक संरचना, इसकी रासायनिक संरचना, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे ही हम लिनन के साथ भी करते हैं। और आपको पता है कि वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा और सबसे मजबूत रेशा हमारा होता है लिनन। जबकि हम प्राकृतिक जगत की बात करते हैं, तो प्राकृतिक जगत में आपका रेशम आता है। ठीक? जब हम बात करते हैं लिनन की, तो आपको पता है कि लिनन की खेती कैसे होती है, लिनन का उत्पादन कैसे होता है, लिनन पर कौन-कौन सी परिचर्याएँ की जाती हैं, लिनन की विशेषता क्या है, भौतिक विशेषता क्या है, रासायनिक विशेषता क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। लिनन किसकी, मतलब जो हमारा मिस्र है, मिस्र को हम क्या कहते हैं? लिनन की भूमि कहते हैं। देन हम आ जाते हैं जो हमारे कह सकते हैं एक प्रकार से मेजर जो रेशे बात करते हैं, तो कपास, लिनन, रेशम और ऊन, इनकी हमें मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी होती है। प्राकृतिक जगत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी होती है, इनकी विशेषताएं देखते हैं, इन पर कौन कौन सी परिचर्याएं की जाती हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देन हम आ जाते हैं जूट पर। जूट क्या है? जूट, जैसे रेशम जो है, रेशम में
थोड़ा-सा नहीं है, रेशम को हमें कम से कम 2 पार्ट में पढ़ना होता है। रेशम आपके कितने प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, रेशम बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, इसकी सबसे पहले तो जो विशेषताएँ होती हैं, वहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इनको डिटेल में पढ़ना होता है। बात करते हैं जूट की, तो जूट एक छोटा-सा टॉपिक है, इसमें एक इज़रा हमने आपको नाम बताया था, ज़रा इसका फुल फॉर्म बताइएगा? इज़रा का फुल फॉर्म क्या होता है? देन हम बात करते हैं ऊन। ऊन ऊन आपको पता है कि जो लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, वहाँ पे आपके इस ऊन के चैप्टर से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ही टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक एग्ज़ाम में एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। और आपको पता है कि हम ऊन को प्राप्त करने यानी कि जो ऊन का टॉपिक है, जब आप ऊन के टॉपिक को पढ़ेंगे, तो एक दिन पूरा आप ऊन के ही टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि अगर हम क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर अप करना चाहेंगे, तो भी हमें 1 दिन लगेगा इसको कवर अप करने में। देन हम बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन मानव निर्मित रेशा होता है। इसमें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले थोड़ा-सा हम रेयॉन के इतिहास को पढ़ते हैं कि रेयॉन क्या है? कैसे बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? पहला ये जो आपका रेयॉन है, रेयॉन के रेशे की कताई कैसे होती है? इसका संगठन क्या होता है? हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। नायलॉन आपका फिर नायलॉन के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जो कि आपका एक ताप सुनम्य रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जब हम नायलॉन के बारे में बात करते हैं, तो नायलॉन आपका क्या होता है, ये इसके कई नाम होते हैं, जैसे ये बहुत ही आपका उपयोगी रेशा होता है, जीवन सुगम्य रेशा कहते हैं, इसको धो और पहनो रेशा कहते हैं। ये हमारी भाग-दौड़ की ज़िंदगी के लिए बहुत ही आरामदायक रेशा होता है, तो इसके कई उपयोग हैं। हम इसकी कई विशेषताओं को पढ़ते हैं। जब हम जैसे जो ये आपका कपास हो गया, लिनन हो गया, रेशम हो गया, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो अलग तरीके से होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नायलॉन, रेयॉन इन सब की, पॉलिएस्टर इन सब की बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हम एक घोल बनाते हैं और उस घोल को एक स्पिनिरेट से गुज़ारते हैं और हमारा जो होता है वो रेशा तैयार हो जाता है। ये कहने में 2 शब्द हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ते हैं, तो ये बहुत एक जटिल एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें बहुत चीज़ें याद करनी होती है। इसकी जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आपको याद करनी होती है। बट जो हम काम करते हैं, वो यही करते हैं कि हम एक घोल तैयार करते हैं। अब उस घोल में जो आप घोल तैयार कर रहे हैं, उस घोल में आप मिलाते क्या-क्या हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और जब मिलाते हैं, तो वो प्रक्रिया कौन-सी होती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। इसी में हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की, यानी कि जो आपके ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं, जिसे हम ताप सुनम्य रेशा के नाम से जानते हैं। ये इसमें हम पॉलिएस्टर को पढ़ते हैं, डेक्रोन को पढ़ते हैं, टेरिलीन को पढ़ते हैं। हालाँकि ये जो आपके टेरिलीन वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। लेकिन जो सबसे मेजर तौर पर हम पढ़ते हैं, वो हमारे ये ऊपर के 5 से 6 रेशे हैं, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। तो जब हम इतना पढ़ लेते हैं, तो हमारे रेशों का काम समाप्त हो जाता है। जब हम रेशों का काम समाप्त कर लेते हैं, देन हम बात करते हैं परिसज्जा की। क्या करते हैं? हम बात करते हैं परिसज्जा की। अब परिसज्जा में क्या-क्या आता है? परिसज्जा यानी कि जैसे जो आपके रेशे तैयार हुए, रेशों से आपने कपड़ा बना लिया। अब जब आपका कपड़ा तैयार हो जाता है, तो कपड़े हमारे जब करघे से उतरते हैं, तो पहनने लायक नहीं होते हैं। उनको पहनने योग्य बनाना पड़ता है, उन पर तमाम प्रकार की हमें प्रक्रियाओं को करना होता है,
तब जाकर वो रेशा यानी कि वो कपड़ा हम हमारे पहनने योग्य बनता है। तो उसके लिए आपको तमाम प्रकार की परिचर्याएँ करनी होती हैं। पहले हमें ये देखना होता है कि जब हमने रेशा बनाया, रेशे से धागे का निर्माण किया, धागे का निर्माण करके हमने कपड़ा बनाया। अब जब आप धागे का निर्माण करते हैं, तो धागे के निर्माण में आप कई चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे जैसे आप कताई कैसे करते हैं, धागे कितने प्रकार के होते हैं, सादा धागा क्या है, फैंसी धागा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देन हम अपने कपड़ों पर करते हैं परिसज्जा। परिसज्जा मतलब रंगों के द्वारा परिसज्जा करते हैं। रंग जब हम रंग की बात करते हैं जब हम रंग की बात करते हैं, तो रंग में भी कई प्रकार आ जाते हैं। जैसे यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सबसे पहले संश्लेषित रंग की खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई? ठीक? फिर हम इसी में हम प्राकृतिक रंग की बात करते हैं, संश्लेषित रंग की बात करते हैं, प्राकृतिक रंगों का उपयोग कैसे करते हैं, तमाम प्रकार की रंगाई, छपाई, कैलेंडरिंग, टेंटरिंग ये सारी परिचर्याएँ ही होती हैं। ब्लीचिंग करना, ये जो आपके ये जो फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं या जो स्पेस में जाने वाले लोग कपड़े पहनते हैं, सबके अलग-अलग कपड़े होते हैं। हमारी तरह तो ये कपड़े पहन के जाते नहीं हैं। तो सबके अलग-अलग कपड़े होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ये जो कपड़े होते हैं, जैसे जो आप रेनकोट पहनते हैं, पानी से आपको बचाता है। कैसे बचाता है? तो इन सब पर परिचर्याएँ की जाती हैं। कीट से बचाने के लिए परिचर्या करते हैं हम, फफूंद से बचाने के लिए परिचर्या करते हैं हम, जल से बचाने के लिए परिचर्या करते हैं हम, अग्निरोधी परिचर्या करते हैं हम। तो 1-2 परिचर्याएँ नहीं की जाती हैं। जब आप परिचर्या वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो कुछ हम रासायनिक परिचर्या करते हैं और कुछ हम भौतिक परिचर्या करते हैं। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी परिचर्या भौतिक है और कौन-सी परिचर्या आपकी रासायनिक है। तो जब हम भौतिक परिचर्या की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि जिसमें हम मशीनों का प्रयोग करते हों। जिसमें आप मशीनों का प्रयोग करते हैं, वो आपका भौतिक होता है। ये सारी चीज़ें आप परिचर्या में पढ़ते हैं, ठीक? फिर आ जाता है आपका बांधनी। बांधनी मतलब ये आपका बांधनी कहाँ का है? तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये राजस्थान का है। बांधनी बनाते कैसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर इसी में जैसे जब थोड़ा-सा क्रम आपका उल्टा हो गया है, हम यहाँ पर बात करते हैं धुलाई की। धुलाई पढ़ने से पहले हम दाग धब्बे के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे कपड़ों पर कई प्रकार के दाग धब्बे लगते हैं। एक तो आपके होते हैं वानस्पतिक जगत के दाग धब्बे और एक आपके होते हैं प्राणिज जगत के। तो इनको छुड़ाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? किसके इस्तेमाल से हमारे जो प्राणिज जगत के दाग धब्बे हैं वो छूटेंगे? किसके इस्तेमाल से आपके वानस्पतिक जगत के दाग धब्बे छूटेंगे? तो इसमें कुछ आपके प्रमुख ऐसे दाग धब्बे होते हैं जो कि बार-बार पूछे जाते हैं और कुछ बेसिक से दाग धब्बे होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा वानस्पतिक जगत का दाग है और कौन-सा आपका प्राणिज जगत का दाग है। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका धुलाई। हम धुलाई के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि हम वस्त्रों की धुलाई कैसे करते हैं। जब हम धुलाई के बारे में बात करते हैं, तो धुलाई के सिद्धांत में आता है मतलब जैसे कि वस्त्र को धुलाई की विधियाँ क्या होती हैं। हम वस्त्र को धुलाई से पहले जैसे आपसे प्रक्रिया पूछी जाती है। नेट में तो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका आ जाएगा 4-5 आपको ऑप्शन दे दिए। पहले दे दिए खंगालना, छाँटना, फिर मरम्मत करना, सुखाना, ब्लीच करना, तो आपको अरेंज करना होता है, यानी कि आपको क्रम से लगाना होता है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम धुलाई करने जाते हैं वस्त्रों को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे कपड़ों की जो हमारे कपड़े फटे पुराने हैं, यानी कि जो हमारे कपड़े फट वगैरह गए हैं, तो हम सबसे पहले हम उनकी मरम्मत करते हैं, उनकी सिलाई करते हैं, देन उनकी छँटनी करते हैं। छाँटने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जैसे अ, हम ये करते हैं कि एक कलर के कपड़े एक साथ, सफ़ेद कपड़ों को एक साथ छाँटते हैं। छाँटने का मतलब उनको अलग-अलग निकालना होता है, उनको अलग-अलग वर्गीकरण करना होता है। क्योंकि आप जैसे
अभी आप घर पे धुलाई करती हैं, तो क्या जीन्स हो गया, सफ़ेद शर्ट हो गया, रेड कलर की कुर्ती होगी, येलो कलर की कुर्ती होगी, व्हाइट कुर्ती हो गई, सब एक साथ डालती हैं? नहीं, आप भी छँटाई करती हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कपड़ों की मरम्मत करना, देन उसकी छँटाई करना, उसको भिगोना, भिगोने के बाद उसको मतलब उसको धुलना, धुलकर उसको सुखाना। अब इसके बीच में और कौन से प्रक्रिया आपको दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको उसको लगाना होता है, ठीक? फिर हम बात कर लेते हैं रासायनिक रेसे, यानी कि यहाँ पर थोड़ा-सा पीछे हो गया, रासायनिक रेसे में आपका यही जो पॉलिएस्टर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी में हम धागा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं, जो कि पहले ही पढ़ लेते हैं। जब हम रेसे सारे रेसे हमारे खत्म हो जाते हैं, देन हम धागा निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। धागा निर्माण में हम धागे का निर्माण कैसे करते हैं, धागे की कताई कैसे करते हैं, किस तरह से हमको धागा प्राप्त होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी आपका करीब-करीब 2 चैप्टर इसका होता है कि धागे जब हम निर्माण की बात करते हैं, तो इसमें आपके फैंसी धागे आते हैं, सादे धागे आते हैं, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा हमें पढ़ना होता है। इसी में आपका कताई आता है, स्पिनिंग जिसे हम कहते हैं, तो हम कताई की कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी आपका 2 तरीके से किया जाता है। एक आपका होता है सामान्य कताई, यानी कि एक होता है पारंपरिक कताई, एक होता है आपका सामान्य कताई। जब सबसे पहले तो हम 2 वर्गों में बाँटते हैं। जब हम कताई की बात करते हैं, तो कताई को हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक आपका होता है यांत्रिक और एक आपका होता है रासायनिक। जब यांत्रिक की बात करते हैं, तो इसमें आपका एक आता है जब हम सामान्य और रासायनिक की बात करते हैं, तो सामान्य में आपका एक पारंपरिक आता है और एक यांत्रिक आता है। पारंपरिक में तो वही आपका तकली और चरखा आ जाता है। सामान्य की बात करते हैं तो सामान्य में आपके 4 एक 5 आते हैं। फिर ऐसे ही हम रासायनिक के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा कि जो रासायनिक हमारी विधियाँ होती हैं कताई की, उसको हम रासायनिक जो रेशे हैं हमारे, उनको काटने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक? बाकी तकली और जो चरखा होता है, इन सब का उपयोग हम अपने वानस्पतिक या कह सकते हैं ये प्राकृतिक जगत के रेशों की कताई के लिए उपयोग करते हैं, ठीक? फिर हम बात करते हैं बुनाई की। बुनाई बुनाई यानी कि कपड़े को बनाने की प्रक्रिया होती है। बुनाई और बुनाई में ही आप वीविंग और नीटिंग पढ़ते हैं। वीविंग यानी कि जिसमें आप ताना और बाना के द्वारा बुनाई करते हैं, और जो आपका नीटिंग होता है, जैसे जैसे जो हम घर पे ये क्या कह सकते हैं, जो आप एक एक धागे से बनाते हैं, जैसे जो स्वेटर वगैरह बुना जाता है, वो वीविंग कहलाता है, ठीक? तो जब हम नीटिंग की बात करते हैं और वीविंग की बात करते हैं, नीटिंग में आपने ये बुनाई की, स्वेटर वगैरह की, वीविंग जो हमारे कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब इस बुनाई के लिए भी हमें करघों की आवश्यकता होती है, ऐसे तो हम बना नहीं सकते हैं। तो करघे में भी हम करघे के बारे में पढ़ते हैं, करघे के प्रत्येक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि करघे का क्या कार्य है, करघे के कौन से पार्ट का क्या कार्य होता है, कौन-कौन सा पार्ट होता है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम रंगाई-छपाई इसी में पढ़ते हैं। रंगाई-छपाई को हालाँकि ये सारी चीज़ें आपकी परिसज्जा में ही आती हैं, बट हमें इनको एक-एक करके पढ़ना होता है। जैसे रंगाई कौन-सी है, कौन-कौन सी विधि से हम रंगाई करते हैं। जैसे हम धागों को भी रंगते हैं, यानी कि हम रेशों को भी रंगते हैं, हम कपड़ों को भी रंगते हैं, ठीक? तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। छपाई में भी आप कई प्रकार की छपाई पढ़ते हैं, डिस्चार्ज छपाई, आपके ब्लॉक छपाई, प्रिंटिंग छपाई और आपके स्क्रीन छपाई, मतलब कई प्रकार के छपाई के बारे में हम यहीं पर पढ़ते हैं। तो जो रंगाई और छपाई, डाई एंड प्रिंटिंग का चैप्टर होता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट भी होता है। अगर आप कॉन्शियस होकर नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं नोट डाउन करते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये हमने क्या कर लिया, ये हमने अभी तक जो प्रोसेस पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया कि हमने किस तरह से रेशे को बनाया, रेशे से हमने कपड़ा बनाया, कपड़े से हमने पहनने योग्य कपड़ा बनाया, यानी कि हमने उस पे रंगाई-छपाई कर ली। अब जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास आता है परंपरागत वस्त्र।
यानी कि भारत के हमारे कुछ परंपरागत वस्त्र होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं और चुनाव किए जाते हैं वस्त्रों के। तो जब हम भारत के परंपरागत वस्त्रों की बात करते हैं, तो इसमें से कुछ प्रमुख आ जाती हैं, जैसे जैसे आपका आता है ढाका का मलमल, ढाका की साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ और गुजरात का पटोला, साथ ही साथ आपका आता है पीतांबर, पटोला हो गया, कलमकारी हो गया, बंधनी हो गया, इन सब के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। जब हम भारत के परंपरागत वस्त्र देख लेते हैं, हम इसी में बात करते हैं भारत की परंपरागत कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, जिसमें आपके अगर पूछा जाए फुलकारी, तो ये कहाँ की है? पंजाब की फुलकारी है। पंजाब की फुलकारी के साथ-साथ शीशेदार फुलकारी, कच्छ की फुलकारी, बंगाल का काँथा, कश्मीर की कशीदा और ये आपका ये जो हमारे यूपी में चलता है, क्या बोलते हैं, लखनऊ की चिकनकारी, बनारस का ब्रोकेड और साथ ही साथ कर्नाटक की कसूती, इसी के साथ-साथ मणिपुर की कढ़ाई पढ़ते हैं, सिंध की कढ़ाई पढ़ते हैं, काठियावाड़ की कढ़ाई पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम कट वर्क, एप्लिक वर्क और जरी की कढ़ाइयाँ, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं और ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जब हम कढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो कढ़ाई के साथ-साथ इसी में हम कई प्रकार के टाँकों का भी ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे हम अलग से टाँके नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग की डिमांड पर मैंने अभी लास्ट टाइम क्या, अभी कुछ समय पहले हमने आपको टाँके का भी टॉपिक करवाया था, थ्योरी की क्लासेस ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिएगा। जो टेक्सटाइल की ये आपकी जो टेक्सटाइल की थ्योरी की क्लासेस हुई हैं, वहाँ पर आपको टाँके का भी टॉपिक मिल जाएगा। वैसे हम जब बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं भारत के परंपरागत कढ़ाइयों की, इसी में हम टाँकों का भी ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे मुर्गी, मेथी, गवंती, नेगी, ये सारे टाँके के ही प्रकार होते हैं। विभिन्न प्रकार के टाँकों का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयाँ करते हैं। ठीक? फिर हम बात करते हैं इसी में जैसे वस्त्रों के चुनाव की। वस्त्रों के चुनाव की बात करते हैं कि किसके लिए कौन-सा पोशाक अच्छा होगा, बच्चों के लिए क्या उपयुक्त होगा, वृद्धों के लिए क्या उपयुक्त होगा, महिलाओं के लिए क्या उपयुक्त होगा, पुरुषों के लिए क्या उपयुक्त होगा। साथ ही साथ जैसे जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो इसी में एक चीज़ और आता है, क्या? जैसे हर एक आयु वर्ग के लिए अलग-अलग चुनाव किया जाता है। कोई वृद्ध है, हम उसके लिए अलग करेंगे। व्यवसाय के आधार पर हम अलग कपड़े का चुनाव करते हैं। कोई अवसर विशेष की बात करें, तो उसके लिए हम अलग वस्त्र का चुनाव करते हैं। फिर देखभाल की दृष्टि से हमारे वस्त्र अलग प्रकार से होते हैं। जैसे अगर हमारे पास समय नहीं है और हम कॉटन के कपड़े लेकर बैठ रहे हैं, तो हम उसकी देखभाल क्या उतना उचित ढंग से कर सकेंगे? और जब हम अपने वस्त्रों की देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारे वस्त्र पहनने पर फबेंगे नहीं। साथ ही साथ इसी में एक चीज़ हम और देख लेते हैं, क्या? कि अगर जैसे कोई महिला लंबी है, तो उसे कैसे परिधान पहनने चाहिए? कोई महिला मोटी है, तो उसे कैसे परिधान पहनने चाहिए? कोई अगर नाटा है, तो उसे कैसे परिधान पहनना चाहिए? मतलब लोगों की कद-काठी के अनुसार उन्हें किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक? इसी के साथ-साथ आप इसी में थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, तो हम कॉलर की बात करते हैं, हम आस्तीन की बात करते हैं, हम और क्या? हाँ, कॉलर हो गया, आस्तीन हो गया, इन सब के बारे में बात करते हैं कि किस तरह की महिला को कैसे कॉलर पहनने चाहिए, कैसी आस्तीन के कितने प्रकार होते हैं। इसी में हम पॉकेट के बारे में देखते हैं, हालाँकि ये आपकी कढ़ाई का पार्ट नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। बट हम वस्त्रों को जब पढ़ते हैं, तो उसी में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक? तो विभिन्न प्रकार के पॉकेट पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के आस्तीन पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के गले के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी में पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और बचती हैं हमारी, जैसे जैसे हम वस्त्रों की देखभाल के बारे में बात करते हैं, वस्त्रों की देखभाल कैसे करें? धुलाई के बारे में बात करते हैं कि धुलाई कैसे की जाती है? तो आपको पता है ना कि हम ड्राई क्लीन भी करते हैं। ड्राई क्लीन में हम किन-किन चीज़ों का
उपयोग करते हैं। जैसे जैसे चिकनाई अवशोषक क्या होता है, वसा घोलक क्या होता है, कौन-कौन सी चीज़ें किसमें आती हैं। इसी में आपके कुछ लेसेस आ जाते हैं, मतलब सजावट के लिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं, तो इनको भी थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। देन बात आती है आपके नील की। नील स्टार्च, इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्टार्च क्यों दिया जाता है, क्लफ देने के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, हम किन वस्त्रों पर मार देते हैं, नील किस पर लगाया जाता है, नील कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक नील कौन-सा होता है, किस नील की डिमांड ज़्यादा होती है, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, है ना? फिर हम बात करते हैं, जैसे आपका आ जाता है सिलाई मशीन के बारे में, तो पूरा आपका एक एक प्रकार से कह सकते हैं, एक आपका खंड ही है, एक आपका यूनिट ही है सिलाई के बारे में। तो सिलाई मशीन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, सिलाई मशीन में धागे कहाँ लगते हैं, सिलाई मशीन के पार्ट, बेसिकली हमने पार्ट के बारे में आपको करीब-करीब 17-18 पार्ट के बारे में आपको बताया है कि जो हमारे सिलाई मशीन है उसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट, जैसे जो हमारे हर एक पार्ट होते हैं उनका कार्य क्या होता है, साथ ही साथ हमने इसमें एक चीज़ और देखा है कि जैसे जो हमारे मशीन है, अगर मशीन कार्य नहीं कर रहा है, मशीन का कोई पार्ट कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या वजह हो सकती है उसके कार्य ना करने की और हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर रखा है। ठीक? देन इसी में हम कढ़ाई की बात कर लेते हैं, टाँके की बात कर लेते हैं, जो कि आपने पहले ही देखा, है ना? तो ये कुल मिलाकर हमारा टेक्सटाइल जो आप देख रहे हैं, ये हमारे 30 पॉइंट हैं। 30 पॉइंट में भी आप जानते हैं कि जैसे हमने इसमें कई बिंदु छोड़ रखे हैं, यानी कि जैसे इसके जो सब टॉपिक हैं, हमने उनको नहीं इंक्लूड किया है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इनको कितना भी जल्दी अगर कवर अप करें, फिर भी हमारा लगभग, यहाँ पर अगर क्वेश्चन की ही बात करें तो लगभग आपके 30 क्लास यानी कि 25 प्लस क्लास होने ही होने हैं। तो ये मान के चलिएगा कि जैसे आपने न्यूट्रिशन साइंस को 1 महीने में ख़त्म किया, वैसे ही हम इसे अपने टेक्सटाइल को भी लगभग 1 महीने में ख़त्म करेंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थियरी की क्लासेस ज़रूर लिया कीजिए। अब मैंने आपको ये टॉपिक बता दिए इतने, क्यों बताए? ताकि आप थियरी की क्लासेस ले सकें और जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो आपको आसानी से क्वेश्चन आएँगे, ठीक? चलिए, अब इतनी हमने बात कर ली किसके बारे में? इतनी तो हमने अपने टॉपिक के बारे में बात कर ली कि हमें टॉपिक क्या-क्या पढ़ना है। अब ज़रा जो स्टार्टिंग के हमारे टेक्सटाइल के कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लें। जैसे जैसे टेक्सटाइल। अब थोड़ा-सा हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक? सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल है क्या? ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है जब हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं ग्रीक, लैटिन, फ्रांस, तब हम भूल जाते हैं, ठीक? तो ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल जो होता है हमारा, वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब हम जैसे हमने इतना तो पढ़ लिया, वैसे हमने आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं कि जो अभी हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने ये पहली थ्योरी की क्लास में स्टार्टिंग के 2-3 क्लास बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे जैसे तो एक आपका इंट्रो क्लास जो होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जब हम किसी भी ब्रांच को पढ़ते हैं, जब उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री समझते हैं, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपने टेक्सटाइल में टर्मिनोलॉजी कर रखे हैं, तो हमने आपको काफ़ी टर्मिनोलॉजी करवा रखे हैं। अगर आप वो उतना याद करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक? हालाँकि इम्पोर्टेंट सब है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम छोड़ सकें, ठीक? हम बात कर लेते हैं धागे ये टेक्सटाइल में, तो ये आपने देखा लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, ये जो हमारे रेशे हैं, फाइबर हैं, ये हमारी जब हम रेशे होते हैं, रेशे से जो हम कपड़ा पहनते हैं, उनके बीच काफ़ी प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसे जैसे जो रेशा होता है, आपका फाइबर होता है, फाइबर से आपका जो यार्न बनता है, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? स्पिनिंग। स्पिनिंग के थ्रू आप रेशे से धागा बनाते हैं, ठीक?
अब धागे से हमारा जो कपड़ा होता है, ये वीविंग प्रक्रिया के थ्रू बनता है, यानी कि बुनाई के द्वारा हम अपने धागे से कपड़ा तैयार करते हैं। धागा तो हम लपेटते नहीं हैं कि धागा लपेट लेते हैं अपने शरीर पर, नहीं। तो धागे से हमारा बनता है कपड़ा। अब जब ये कपड़ा आपका तैयार होता है, जब कपड़ा हमारा बनकर करघे पर तैयार हो जाता है, तो क्या आप उसे ऐसे ही लपेट लेते हैं, पहन लेते हैं? जी नहीं। तब उस पर हम तमाम प्रकार की परिसज्जाएँ करते हैं और उसे एक पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। आपके सामने इतने साफ-सुथरे चिकने कपड़े आते हैं, तब आप उनको पहनते हैं। इससे पहले, आप तक पहुँचने से पहले इस पर तमाम प्रक्रियाएँ की जाती हैं, ठीक? तो हम एक बार थोड़ा-सा इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। हालाँकि यहाँ से ये क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जाता है कि करघे से उतरा कपड़ा क्या कहलाता है? ग्रे गुड्स कहलाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि करघे से उतरा कपड़ा हम ग्रे गुड्स कहते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जब हम ऊन जो शरीर के भेड़ से बाल उतारते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं जो उतारा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जो बाल उतर कर आता है हम उसको क्या कहते हैं? कुछ मिलता-जुलता इसी से नाम है, याद होगा तो बताइएगा, अदरवाइज़ तो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे ही। करघे पर जो हम करघा जो हम इस्तेमाल करते हैं, करघे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कपड़ा बनाने के लिए। तो जब हम कपड़ा बनाने के लिए करघे का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर 2 धागे लगाते हैं। एक होता है ताना और एक होता है आपका पाना। ताना क्या होता है? जो ये लंबवत धागा लगाते हैं, उसको हम ताना कहते हैं और जो ये आपका ऐसे धागा लगता है क्रॉस सेक्शनल या हम कह सकते हैं पड़ी रेखाओं वाला जो आपका धागा लगता है, उसे हम बाना कहते हैं। बेसिक सी बात थी, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक? नहीं तो बीच में ताना-बाना आएगा तो आप कहेंगे ये क्या है? देन हम बात कर लेते हैं रेशों के वर्गीकरण की। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब हम पढ़ते हैं रेशों का तो सबसे पहले हम रेशों के वर्गीकरण से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो रेशों का वर्गीकरण आप इसमें एक बार देख सकते हैं। थोड़ा-सा अगर हम ज़ूम करना चाहें तो शायद आपको अभी दिख रहा होगा, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको दिख रही होंगी, ठीक? ये लीजिए। अभी आप इसे एक बार आराम से तसल्ली से देख लीजिए। बड़ा साधारण सा वर्गीकरण किया गया है और बहुत अच्छा वर्गीकरण किया गया है, ठीक? सबसे पहले हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम करते ये हैं जब हम रेशों का वर्गीकरण करते हैं तो हम उसे 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक आपका हो जाता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा आपका होता है कृत्रिम रेशा। अब जब हम प्राकृतिक रेशे की बात करते हैं तो इसको भी हम 3 भागों में बाँटते हैं। एक आपका होता है वानस्पतिक रेशा और एक आपका होता है जांतव रेशा और तीसरा आपका होता है खनिज रेशा। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वर्गीकरण को देखना। जब हम बात करते हैं वानस्पतिक रेशों की, तो ऐसे रेशे जो आपको वनस्पतिक जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास हो गया, लिनन हो गया, कापोक हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया। ये सारी चीजें आपके प्राकृतिक में आती हैं। ये तो आपका वर्गीकरण है। इसमें भी अब हम एक और वर्गीकरण करेंगे, जैसे कि इसमें जो वानस्पतिक की बात करेंगे, तो इसमें आपके 3 प्रकार से वर्गीकरण होते हैं। एक होता है आपका पत्तियों से प्राप्त होने वाला, बीज से प्राप्त होने वाला और तने से प्राप्त होने वाला, जो कि वर्गीकरण आपको आगे देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं जांतों की, तो जांतों में 2 आते हैं। क्या? एक आपका आता है रेशम और एक आपका आता है वूल, यानी कि ऊन आता है। जब हम खनिज की बात करते हैं तो इसमें 3 आते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टस, ठीक? एस्बेस्टस जो होता है ये आपका खनिज में आता है और ये यही आपसे बार-बार पूछा जाता है। तो ये आपने क्या देख लिया? ये आपने देखा कि रेशों का वर्गीकरण प्राकृतिक जगत पे, प्राकृतिक में भी वानस्पतिक जांतव और खनिज में, वनस्पति में भी कपास, लिनन और अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो इसको भी 3 पार्ट में करेंगे, बीज से प्राप्त होने वाले, तने से प्राप्त होने वाले और पत्तियों से प्राप्त होने वाले। जब हम जांतों की बात करते हैं तो इसमें 2 आते हैं। एक आता है आपका सिल्क और एक आता है वूल। और उसके बाद जब हम खनिज की बात करते हैं तो इसमें आपके गोल्ड, सिल्वर, एस्बेस्टॉस आते हैं। ये 3 आते हैं। अब ये आपने प्राकृतिक की बात कर ली।
अगर हम यहीं पर कृत्रिम की बात करें, तो ये कृत्रिम को हमने 3 भागों में बाँटा है। एक आपका होता है एसीटेट सेलुलोज़, एक आपका होता है जिसे हम रेयॉन कहते हैं, मानवकृत रेशा और एक होता है आपका रासायनिक। रासायनिक में आपके ये इतने प्रकार के रेशे आते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं। हालाँकि ये वर्गीकरण उतना अच्छे से यहाँ पर नहीं किया गया है। हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे। अगर आपको प्रॉपर दिख रहा हो, तो ये वर्गीकरण आपको याद रखना है, यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे जो रेशा है, हमने रेशे का वर्गीकरण सबसे पहले 3 भाग में की दिया 3 भाग में कर दिया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको दिख रही होंगी प्रॉपर, ठीक? जब हम वानस्पतिक में किए, प्राणिज में किए और किए खनिज में। तो हमने इस वानस्पतिक को भी 3 भाग में बाँटा। क्या? एक बीज से प्राप्त होने वाला, एक पत्तियों से प्राप्त होने वाला और आपका एक तने से प्राप्त होने वाला। अब इसमें आप याद क्या रखेंगे? तो बहुत आसान है जब हम बीज, तने और पत्तियों की बात करते हैं तब। क्या आसान है? आसान ये है कि जब हम बीज की बात करते हैं तो इसमें 2 ध्यान रखना है। एक आपका है कपास और एक है आपका कापो। लेकिन जब हम पत्तियों की बात करेंगे तो इसमें भी 2 याद रखेंगे। क्या? पिना और सीसल। ये सब प्राप्त कहाँ से होते हैं, किस पौधे से प्राप्त होते हैं, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएँगी, ठीक? ये तो बस आपका एक बेसिक सा इंट्रो क्लास था, तो हमने सोचा कि इसका वर्गीकरण भी यहाँ पर हम कर ही लेते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, क्वेश्चन भी आसानी से आप कर सकेंगे। बाकी 4 आप ध्यान रखिएगा। क्या? कपास, कापोक बीज से प्राप्त होते हैं, पिना और सीसल आपको पत्तियों से प्राप्त होते हैं। बाकी जितने भी आपको प्राकृतिक जगत के रेशे मिलेंगे, सबको आप उठाकर पटकेंगे कहाँ? तने वाले में। तो तने से प्राप्त होने वाले में कोयर हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, मनीला हो गया। आई थिंक आपको कुछ छोटे दिख रहे होंगे, बट आप ध्यान से सुनिएगा और हमने ये पहले भी करवा रखे हैं। तो ये हम वर्गीकरण किए किसका? वानस्पतिक जगत का। अब अगर हम बात करें प्राणिज जो रेशे हैं, तो इसमें आपने देखा 2 ही हैं, कौन से? ये आपकी एक रेशम है और एक आपका ऊन है। लेकिन जब हम खनिज की बात करते हैं, तो इसमें 3 आते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस, ठीक? हालाँकि आपको याद करने में आसानी होगी, बहुत छोटे-छोटे वर्गीकरण हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं भी। अब आता है आपका कृत्रिम। तो जब हम कृत्रिम रेशे की बात करते हैं तो इसमें 2 रेशे आते हैं। क्या? एक मानवकृत रेशा और एक आपका संश्लेषित रेशा। मानवकृत रेशे में विस्कोस आता है, क्यूप्रामोनियम आता है और नाइट्रोसेलुलोज आता है, जिसमें से आपसे ये विस्कोस बार-बार पूछा जाता है और ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट भी है। इसके प्रोसेस को हमें समझना होता है। जब हम बात करते हैं संश्लेषित रेशे की, तब हम बात करते हैं नायलॉन की, पॉलिएस्टर की, ये एक्रिलिक की, क्रिस्टलॉन की, ऑरलॉन की, ज़ेफ्रॉन की और टेरेलिन की। इसमें भी आप डिटेल में बस इन्हीं 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, बाकी सबके बारे में बस थोड़ा-थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। तो ये था आपका प्राप्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। क्या था? ये आपका प्राप्ति के आधार पर रेशों का वर्गीकरण था। आई थिंक यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएँगे और बहुत आसान होते भी हैं अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो सब उसी में खिचड़ी बन जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जब हमने बात कर ली इसके प्राप्ति के आधार पर थोड़ा-सा एक और हम देख लेते हैं। क्या? थोड़ा-सा ज़ूम करना होगा और हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे रेशों के लंबाई के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो जब हम लंबाई के आधार पर रेशों का वर्गीकरण करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक होता है आपका फिलामेंट और दूसरा होता है आपका स्टेपल। आप यहाँ पर एक बात बस ध्यान रखिएगा कि कृत्रिम जगत के जितने भी रेशे होंगे, वो सारे के सारे आपके फिलामेंट होंगे, ठीक? क्या होंगे वो? वो फिलामेंट होंगे। कृत्रिम जगत जगत के जितने भी रेशे होंगे सब। एक इसी में आपका अपवाद आ जाता है। क्या? रेशम। रेशम जो है आपका ये है तो प्राकृतिक जगत का, प्राकृतिक में भी वानस्पतिक जगत का, लेकिन ये आपका एक फिलामेंट रेशा होता है और ये अपवाद में आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी आप इतना ध्यान रखेंगे कि कृत्रिम जगत से जितने भी रेशे आपको प्राप्त होंगे,
सारे के सारे फिलामेंट होते हैं। इनका जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो वो इनका मेज़रमेंट हम मीटर में करते हैं, ठीक? लेकिन अपवाद को आप ध्यान रखेंगे। स्टेपल की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेपल में भी प्राकृतिक जगत से जितने भी प्राप्त रेशे होते हैं, उनको हम स्टेपल कहते हैं और उनका मापन भी हम इंच या फिर सेंटीमीटर में करते हैं। क्यों यहाँ से ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रेशा आपका स्टेपल है, कौन-सा आपका फिलामेंट है। किसका मापन हम ये जो इसमें है इंच में करते हैं और किसका मापन हम इसमें मीटर में करते हैं। और यह ऐसे पूछ लेगा आपसे कि स्टेपल का मापन किस में करते हैं, या आपसे ऐसे पूछ लेगा फिलामेंट का मापन किस में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं 2 लाइन है, क्वेश्चन आपके 4-5 बन रहे हैं। जब हम स्टेपल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आप और नहीं ध्यान रखेंगे, क्या? कि हम रेशम की बात करते हैं। जैसे अभी आपने ये देखा कि जब हम फिलामेंट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने एक अपवाद रखा था, किसको? हमने एक अपवाद रखा था आपके रेशम को। तो वैसे ही जब हम स्टेपल की बात करेंगे तो इसमें प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे हैं वो सारे के सारे स्टेपल में आते हैं, बट रेशम हमारा फिलामेंट में आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक? तो ये था आपका रेशों का वर्गीकरण जिसे हमने समझा, और आज थी आपकी टेक्सटाइल की इंट्रो क्लास। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको क्लास अब जो आपकी प्रैक्टिस सेट होगी वो आपको समझ में आएगी, तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाएँगे, ठीक? चलिए, अगर आप में से किसी ने भी थ्योरी की क्लास नहीं ली है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी चैनल पर आपने ली हो, बट आपने थ्योरी की क्लास अच्छे से ली हो, नोट्स बनाया होगा, तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अगर क्लास नहीं ली है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर आप क्लास ज़रूर लें, ठीक? चलिए, फिर आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। आज आपकी इंट्रो क्लास थी, कल हम मिलते हैं पहले प्रैक्टिस सेट के साथ में और डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चनों को। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। जो कुछ अगर आपने पहले नहीं देखा होगा तो आज आपको कुछ नया मिला होगा, आपने चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था जो कि हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। जो हमारी थ्योरी क्लासेज हुई हैं, हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। बट ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो जब प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो कि नए होते हैं, हम अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किए होते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं वो भी आप तक पहुँच जाएँ। तो आप उन्हें कहीं न कहीं नोट डाउन करिएगा। कल से पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, चीज़ों को नोट डाउन करिएगा, काउंट करिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आपसे बड़ी शिकायत है कि कल हमने आपसे पूछा था कि आपने कल की क्लास में कितना क्वेश्चन सही किया, तो एक भी कमेंट नहीं आया था। क्या आपके कोई क्वेश्चन नहीं सही हुए थे, या आपके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं? बस यही इतना आप हमें बता दीजिए। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं लिखने में, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है। आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन वगैरह करते रहिए, थ्योरी की क्लासेस ज़रूर ले लीजिए, ठीक? चलिए, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट के साथ में, अपने पहले प्रैक्टिस सेट टेक्सटाइल के, ठीक? बाय बाय, टेक केयर।